हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे 7वीं कक्षा की भूगोल या हमारे पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है जल। जल यानी कि पानी जो हम पीते हैं वो हमारी धरती पर कितना है, कैसा है, ताज़ा पानी कितना है, खराब पानी कितना है, उसमें प्रदूषण हम कितना कर रहे हैं, मीठा पानी कितना या खारा पानी कितना है, इस सब के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी से कवर हो सके, क्योंकि इस चैप्टर के साथ ही हम आज अपना आधा सिलेबस कवर कर चुके होंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होते ही तो आप आने वाले एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को। 5वां चैप्टर है ये जल यानी कि पानी। देखिए, जल के बारे में सोचने पर आपके दिमाग में क्या चित्र बनता है। मस्तिष्क यानी कि दिमाग, आप बहुत तेज बहने वाली नदियों के बारे में, झरनों के बारे में, वर्षा के बारे में और आपके नल में जो पानी आता है उसके बारे में सोचने लगते होंगे। वर्षा के जल से भरे गड्ढों में आपने कई बार नाव तैराकर बहुत खुश होंगे। देखिए, आप कई बार बारिश आती है तो आप क्या करते हैं, जो वर्षा का पानी गड्ढों में भर जाता है, आपने कापी से एक पेज उखाड़ कर नाव बनाकर उसमें चलाते हैं और आप बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये पानी क्या होता है, दोपहर तक गायब हो जाता है। तो ये जल कहाँ चला जाता है, तो ये कहाँ पर चला जाता है, ये कुछ तो सूर्य के ताप के कारण वाष्पित हो जाता है यानी कि भाप बनकर उड़ जाता है, और कुछ जल जो होता है नीचे चला जाता है धरती में, और ये जल वाष्प ठंडा होकर बादलों का रूप ले लेते हैं। यहाँ से ये वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। देखिए, जो जल है वो भाप के रूप में ऊपर उठा, ऊपर जाकर क्या हुआ, उसको ठंडी जलवायु मिली, तो वो वहाँ पर क्या हुआ, इकट्ठा हुआ, संघनित हुआ, और उसके बाद वो बूंदें इतनी भारी हो गई कि वो हवा में तैर नहीं सकी, तो वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगा। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जल चक्कर कहते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पर आपको जल चक्कर का एक चित्र दिखाया गया, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये वाष्पीकरण हुआ जल का, वाष्पीकरण होकर ऊपर गया, संघनन किया और बादलों के रूप में ये बन गया। यहाँ पर जल के क्या बन गए, बादल। ये बादल बहुत ठंडे हुए तो क्या हुए, वर्षा के रूप में वापिस से नीचे आए और वापिस से फिर महासागरों में जल चला गया, फिर वाष्पीकरण हुआ। तो इस प्रकार से ये एक चक्कर बनता रहता है, गोल चक्कर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जल चक्कर कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, यानी कि थलशाला है हमारी पृथ्वी। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है, जिस कारण जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में हो। यानी कि यहाँ पर क्या बताया कि जो जल आज हम यूज कर रहे हैं वो पहले किसी अन्य रूप में या किसी अन्य स्थान पर हो सकता है। मान लीजिए वो जल कहाँ पर था, अमेजन नदी में था। वहाँ पर क्या हुआ, वो वाष्पित होकर ऊपर उठा, बादलों का रूप लिया, और हवा के साथ जो बादल थे वो कहाँ पर आ गए, हरियाणा में आ गए, और वहाँ पर आकर उन्हें बारिश कर दी। तो अमेजन नदी का जल क्या हुआ, हमारे खेतों में वर्षा के रूप में पहुँचा। एलवण जल के मुख्य स्रोत, यानी कि एलवण जो फ्रेश वाटर, ताज़ा वाटर या मीठा पानी हम जिसको कहते हैं, वो क्या है, नदी, ताल, सोतें, हिमनद यानी कि बर्फ के रूप में है। महासागरों का जल जो है लवणीय यानी कि खारा पानी होता है, समुद्री जो पानी होता है, इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक पाया जाता है। किसमें, समुद्री जल में। यहाँ पर देखिए, आपको एक मैप दिखाया गया है, और इस मैप में विश्व की प्रमुख नदियाँ और सागरों के नाम दिए गए हैं। इसको आप देखें अपनी बुक से, जो एनसीईआरटी की बुक है आपसे, और समझें कि कहाँ पर कौन सी नदी है। अब हम पढ़ते हैं जल का वितरण। यानी जल का वितरण यानी कि कहाँ पर कितना पानी है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है 3/4 भाग जो उसका किस चीज़ से ढका हुआ है, जल से। यानी कि महासागर पाए जाते हैं, नदी पाई जाती हैं, झीलें पाई जाती हैं। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी क्यों हो रही है, उनको जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उन देशों में मरुस्थल है, या फिर कैसा पानी है, लवणीय पानी है या खारा पानी है, साफ पानी, वहाँ पर मीठा पानी वहाँ पर नहीं है, इसलिए कई देशों को जल की कमी का सामना करना पड़ता है। क्या पृथ्वी पर मौजूद जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका से वितरण प्रतिशत दिया गया। यानी कि आप इसको पढ़ें कि कितना जल कितने प्रतिशत रूप में हमारे यहाँ पर पाया जाता है। ये देखिए, इस वितरण में क्या बता आगे, महासागरों में कितना जल है, 97%
जल महासागरों में, और जो बर्फ के रूप में ढका हुआ वो कितना है 2% जल। तो हमारे लिए केवल कितना जल बचता है, केवल 1% जल ही हम प्रयोग कर सकते हैं, और उसमें से भी कुछ जल जो है वो वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में और झीलों के रूप में है। तो इसलिए बहुत से देशों को क्या करना पड़ता है, जल की कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास केवल 1% से भी कम पानी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि पीने के रूप में या हम घरेलू यूज प्रयोग में उसको ला सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया कि आपको चमचों के रूप में दिखाया गया है कि हमारे पास मीठा जल कितना है महासागरों में, एक ये आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है, यानी कि जल के अलावा हम किसी भी द्रव्य पदार्थ से हमारी प्यास नहीं बुझा सकते, इसलिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हमारे बहुमूल्य संसाधन बर्बाद करते हैं, यानी कि जो हम जल का प्रयोग करते हैं या उसका प्रयोग नहीं करते, उसका लापरवाही से प्रयोग करते हैं, उसको व्यर्थ गवाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे संसाधन का हम बर्बाद कर रहे हैं, या जल संसाधन जो उसका हम नाश कर रहे हैं। महासागरीय परिसंचरण, यानी कि महासागरों में जल का संचरण कैसे होता है। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। यानी कि आपको क्या बताया गया है, एक समुद्र तट पर अगर आप घूमने जाएंगे तो उसके बारे में विवरण दिया गया है कि वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, और अगर आप गए होंगे तो आपको इन सब बातों का ज्ञान होगा। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यानी कि जो झीलें होती हैं उनका जल कैसा होता है, रुका हुआ, लेकिन महासागर का जल हमेशा क्या करता है, गतिमान रहता है। क्यों? क्योंकि महासागर में जलधाराएं चलती हैं, कुछ ठंडी जलधाराएं, कुछ गर्म जलधाराएं चलती रहती हैं, इसलिए ये गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं, यानी कि महासागरों का जल इन 3 वर्गों में बांटा गया जिससे वो गतिमान होता है, या तो महासागरीय तरंगे होंगी, या ज्वार भाटा होगा, या महासागरीय धाराएं। लेकिन सबसे ज्यादा गतिमान किस कारण से होता है, जल महासागरीय धाराओं से होता है। देखिए इस साइड में आपको दिया गया, क्या आप जानते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 22 मार्च जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तरंगे, यानी कि तरंगे क्या होती हैं। समुद्र तट पर गेंद खेलते समय जब गेंद समुद्र में चली जाती है तो क्या होता है। देखिए मान लीजिए आप समुद्र तट पर कभी गए हैं, या आपके नज़दीक समुद्र, आपने देखा होगा कि आप खेल रहे हैं और आपकी गेंद कहाँ पर चली गई, समुद्र के अंदर चली गई, तो क्या होता है उस गेंद के साथ वो वापस लौट आती है लहरों के साथ। इसे ही क्या कहते हैं, महासागरीय लहरें कहते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें क्या कहते हैं, महासागरीय तरंगे कहते हैं। और इन्हीं के सहारे क्या होता है कि गेंद बाहर भी आ जाती है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, इससे अत्यधिक विनाश हो सकता है। यानी कि जब समुद्र में तूफान आता है तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी लहरें, 20-20 मीटर, 15-15 मीटर की लहरें उत्पन्न होती हैं, तो उनसे बहुत विनाश होता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। यानी कि जो ये कारक बताए गए, देखिए जैसे हमारी पृथ्वी पर भूकंप आता है, ऐसे ही कैसे महासागरों में भी भूकंप आता है हमेशा, और ऐसे ही महासागरों के अंदर भी ज्वालामुखी फटते हैं। उनके कारण क्या होता है, जो महासागरों का जल विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठती हैं जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। देखिए अब लॉकडाउन में आपको पता होगा कि अब एक अम्फान नाम का तूफान, चक्रवातीय तूफान समुद्र में आया हुआ है। आप हर रोज न्यूज चैनलों पर उसके बारे में सुनते होंगे। और सुनामी भारत में भी आती रहती है, जिससे भारत का जो इंदिरा पॉइंट था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो डूब गया था जल के नीचे। अब तक के सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चली थी। 2004 के सुनामी से भारतीय तटीय क्षेत्रों का अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट डूब गया था। देखिए मैंने आपको ये बात बताई थी कि इतनी बड़ी बड़ी तरंगे आई थी। सुनामी का तांडव, यानी कि जो 2004 में हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी उसके बारे में ये चित्र दिखाया गया है और आपको बताया गया है कि कैसे आई थी और उससे कितना विनाश हुआ था। अब हम अपने लेसन पर ध्यान देते हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है,
ज्वार भाटा कहलाता है। देखिए कैसे ज्वार भाटा क्या होता है। मान लीजिए ये समुद्र का तट है यहाँ तक, तो क्या होता है कि दिन में क्या होगा, पानी यहाँ से वापस चलना शुरू हो जाएगा और पानी यहाँ चला जाएगा, यहाँ न रहकर पानी यहाँ पर पहुँच गया। अब समुद्र तट ये बन गया और रात को ये पानी वापस यहाँ पर अपने तट पर आ जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता तो उसे ज्वार कहते हैं। और जब जल निम्नतम स्तर तक आ जाता तो तट से पीछे चला जाता उसे क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। मैंने आपको बताया जब पीछे चला जाता है जल तो भाटा, और ज्वार जब जल वापस आता है और समुद्री किनारे को डुबो देता तो उसे क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। ज्वार एवं भाटा क्यों आते हैं, देखिए ये बताया गया है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी हम गेंद ऊपर उछालेंगे उसको अपनी तरफ खींच लेती है, ऐसे ही सूर्य और चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वो क्या करते हैं, समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींच लेते हैं और उन्हीं के कारण क्या आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल अभिकर्षित यानी कि खिंचाव होता है जल का चंद्रमा की तरफ, जिस कारण से ऊंचे ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य एवं चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। देखिए जो ये चित्र दिखाया गया है आपको, जो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में है, ये वाला चित्र, तो ये कब होता है, अमावस्या या पूर्णिमा को होता है। और इस दिन बहुत बड़े बड़े ज्वार भाटे आते हैं और उस दिन क्या किया जाता है कि लोगों को समुद्री बीच से दूर भी हटा दिया जाता है। व्रत, तो इस समय बहुत ऊंचे ज्वार आते हैं और उनको क्या कहते हैं, व्रत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, यानी कि ये जो चांद की दशाएं हैं या कलाएं हैं वो बताई गई है चांद की स्थिति, तो चांद सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बल दिखाता है। जो सबसे नीचे वाला डायग्राम देखिए, एक तरफ सूर्य एक तरफ चंद्रमा, यानी कि ये इस तरफ से खिंचाव कर रहा है सूर्य और चंद्रमा इस तरफ से, तो क्या होगा कि समुद्र का पानी लगभग शिथिल हो जाएगा, बहुत ही छोटे ज्वार भाटे आएंगे। तो ऐसे में उसे क्या कहते हैं, लघु ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, यानी कि जो नौका चालन होता है उसके लिए उच्च ज्वार काफ़ी लाभदायक होते हैं, क्योंकि जो समुद्र का जो जल स्तर होता है वो ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जो तटों के सहारे होता है उस वहाँ पर। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं, क्योंकि ज्वार के साथ मछलियाँ किनारे पर आ जाती हैं और जिससे उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियों को पकड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे होने से जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न के लिए भी किया जाता है, यानी कि टरबाइन लगाकर वहाँ पर ज्वार भाटे से बिजली भी बनाई जाती है कई जगह पर। तो भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचे ज्वार भाटे कहाँ पर आते हैं, वो कहाँ पर आते हैं, वो गुजरात के तट पर आते हैं। तो गुजरात में भारत में सबसे ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं, इस बात को आप याद भी रखें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महासागरीय धाराएं। मैंने आपको बताया था कि महासागर में जल धाराएं भी चलती हैं और कुछ गर्म जल धाराएं होती हैं और कुछ ठंडी जल धाराएं होती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये गर्म या ठंडी होती है और ये निश्चित और नियमित यानी कि सदा 12 महीने चलती रहती हैं और अपनी एक ही दिशा में चलती हैं, इनकी दिशा में भी परिवर्तन नहीं होता। महासागरीय सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखाएं निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। यानी कि देखिए मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको इस बात को। ये हमारा ग्लोब है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके बारे में आप सब जानते हैं। तो महासागरीय जो गर्म जल धाराएं होंगी वहाँ वो इसके आसपास इस एरिया में गर्म जल धाराएं उत्पन्न होंगी और वो यहाँ से उत्पन्न होकर ध्रुवों की तरफ इस तरफ जाएंगी या फिर इस तरफ दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगी। और ध्रुवों पर कैसी ठंडी जल धाराएं चलेंगी, कैसी ठंडी, और वो क्या करेंगी, भूमध्य रेखा की तरफ ऐसे आएंगी। तो आप समझ गए होंगे कि गर्म और ठंडी जल धाराएं कैसे चलती हैं एवं ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होंगी। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की तरफ प्रवाहित होती है। देखिए उच्च अक्षांश कैसे हुए, 90 डिग्री जो बहुत बड़ी संख्या और 0 डिग्री यानी कि कम संख्या है, तो इसलिए वो उच्च अक्षांश उनको उच्च नाम के द्वारा दिया गया है। तो उनसे 90 डिग्री तरफ से 0 डिग्री की तरफ प्रवाहित होती हैं गर्म
जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, यानी कि लैब्राडोर जो जलधारा है वो कैसी जलधारा है, एक ठंडी जलधारा है। जबकि गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो कैसी है, गर्म जलधारा है। ये देखिए कुछ जलधाराओं के नाम दिए गए हैं। महासागरीय धाराएं किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं, यानी कि मान लीजिए ये आपका यहाँ पर आप रहते हैं, पृथ्वी का तट है, समुद्र का कटाफटा तट है, मान लीजिए यहाँ से कोई जलधारा ऐसे गुजरती है और ये गर्म जलधारा है, तो ये यहाँ का तापमान भी कैसा होगा, गर्म। और अगर ये जलधारा ठंडी होती तो यहाँ का तापमान भी कैसा होता है, ठंडा होता है। तो इस तरह से ये पृथ्वी जो समुद्र तटीय इलाकों का तापमान भी प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से सतलीय सतह का तापमान गर्म होता है। जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मान लीजिए कैसे, उदाहरण के लिए जापान और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जो मान लीजिए ये एक ठंडी जलधारा होती है, ये इस तरफ से चली और ये गर्म जलधारा यहाँ से चली, ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, गर्म और ठंडा पानी मिलने से बहुत ही अच्छी कंडीशन होती है मत्स्य यानी कि मछलियों के पनपने के लिए, उनके जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पर जो मछली बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और ये कंडीशन कहाँ पर होती है, एक तो जापान देश के पास और एक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास होती है, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है। और वहाँ पर क्या होता है, घना कोहरा भी होता है। जब गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो कोहरा भी आपको देखने को मिलता है। देखिए ये महासागर की जलधाराएं दिखाई गई हैं इस मैप पर। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ बेसिक। तो क्या होता है कि जो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा दिखाई गई है, यहाँ से ये कैसी जलधाराएं जो इस तरफ जा रही है, गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म जलधाराएं, और ये लैब्राडोर देखिए ठंडी जलधारा है। यहाँ पर दोनों जलधारा मिली, देखिए उत्तरी अमेरिका है और ये इसका पूर्वी तट है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो बहुत बढ़िया मछली पालन का केंद्र होगा। तो ये देखिए यहाँ पर फिर क्या हुआ, गर्म जलधारा जा रही है कुरोशियो और ये ओयोशियो की ठंडी जलधारा आई। तो ये जापान के निकट यहाँ पर भी मछलियों के लिए बहुत अच्छी क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाई जाएंगी। तो इसी तरह गर्म और ठंडी जलधाराएं यहाँ पर दिखाई गई हैं पूरे वर्ल्ड की मैप पर। तो आप इनके बारे में पढ़ें कि कौन सी जलधारा कहाँ से चलती है और इनको याद करें। ओके, थैंक यू बच्चों। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और हमारा क्या होता है कि आधा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसरों की सीरीज उपलब्ध करवाएंगे जिससे कि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ओके, थैंक यू।